हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके कृतिका भाग 2 को पढ़ रहे थे, जिसके चैप्टर 2 को हमने पढ़ा जॉर्ज पंचम की नाक, जिसे लिखा है कमलेश्वर जी ने। आज इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है, अथवा जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी किस मानसिकता की द्योतक है, ये हमें बताना है। तो सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह सदियों की परतंत्रता की छाप है। चाटुकारिता उनके तन मन में विद्यमान है, और जहाँ चाटुकारिता का भाव होता है वहाँ अपने सम्मान का कोई महत्व नहीं होता। सरकारी तंत्र उस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित है जिसे न जाने कितने ही कहर ढाएं, उसके अत्याचारों को याद न कर उसके सम्मान में जुट जाता है। इस तरह सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है कि किस प्रकार से एक जॉर्ज पंचम की नाक के लिए लोग अत्याचार करते हैं, अयोग्यता दिखाते हैं, मूर्खता करते हैं, चाटुकारिता करते हैं। तो ये सारी बातों को इसमें बताया गया है। सेकंड है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? तो दर्जी रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। रानी पाक, भारत और नेपाल का दौरा करेंगी तो उस देश के वेश धारण करेंगी। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसा ड्रेस पहनेंगी। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी, न कोई निर्देश दिया गया था उसको। उसकी चिंता अवश्य ही विचारणीय थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था कि जितना अच्छा वेश होगा उतनी ही मेरी ख्याति होगी। इसी तरह उसकी चिंता उचित ही थी। वो सोच रहा था कि रानी जहाँ जहाँ जाएंगी कौन कौन सा ड्रेस पहनेंगी, किस किस प्रकार का ड्रेस पहनेंगी। तो वो चाहता था कि जितना ज़्यादा वो फेमस होगा उतना ही ज़्यादा उसकी ड्रेस जो है, कपड़े हैं, वो बिकेंगे। नेक्स्ट है, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, ये हमें बताना है। तो रानी एलिजाबेथ के स्वागतार्थ नई दिल्ली की काया पलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। फर्स्ट, सरकारी भवनों की साफ सफाई तथा रंग रोगन करके उनको चमकाया गया होगा। स्थान स्थान पर कूड़े करकट के ढेर उठाने का प्रयास किया गया होगा। रानी की नज़र कहीं झोपड़ी झुग्गी बस्तियों पर न पड़ जाए, यह सोच कर उनको स्थानांतरित किया गया होगा। सड़कों को साफ सुथरा कर सजे हुए तोरण द्वारा बनाए गए होंगे। जगह जगह बैनर लगाए गए होंगे। कहीं कहीं प्रमुख स्थानों पर देश के सम्मानित नेताओं का झुंड हाथ में पुष्पहार और बुके आदि लिए खड़े होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर पुलिस की व्यवस्था की गई होगी। सरकारी भवनों पर झंडे लगाए गए होंगे। ब्रिटेन और भारत की मित्रता के स्लोगन लिखे गए होंगे। तो ये सारे कार्य किए गए होंगे दिल्ली के काया पलट करने के लिए। नेक्स्ट है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधित आदतों के आदि का वर्णन का दौर चल पड़ा है। फर्स्ट, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? सेकंड, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो फर्स्ट, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन आया है। इस प्रकार पत्रकारिता के प्रति मेरे विचार है कि इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं होता है।
पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी महत्व दे दिया जाता है जो अपने चरित्र पर तो कभी खरे उतरते नहीं हैं, पर चर्चा में बने रहने के कारण असहज कार्य करते हैं और पत्रों में छा जाते हैं। तो ऐसी कार्य हमें नहीं करना चाहिए, बात को दोहरा कर इतना इम्पोर्टेंस उसको नहीं देना चाहिए। फिर है चर्चित व्यक्तियों की पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती है। बार बार अगर आप किसी बात को महत्वपूर्ण बनाएंगे, उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती है, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। वे अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगते हैं। तो ये सारे प्रभाव पड़ते हैं युवा पीढ़ी पर। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए या प्रयत्न किए। तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक का पुनः लगाने के लिए जो सराहनीय प्रयास किए वे सारे निश्चित ही हैरान कर देने वाले थे, जो कि इस प्रकार थे। फर्स्ट, मूर्तिकार ने फाइलें ढूंढवाई जिससे यह पता चले कि इस पत्थर के स्थान का पता चलता कि कहाँ से लिया गया है ये पत्थर। सेकेंड, फाइल के न मिलने पर मूर्तिकार उस तरह का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया। थर्ड, उसके लिए वह देश के सभी प्रमुख नेताओं की मूर्तियाँ ढूंढने तथा नापने के लिए हर प्रांत और कोने में गया। फोर्थ, उसने बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाक नापी, परंतु सभी बड़ी निकली। फिफ्थ, अंत में देश के किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का प्रयास किया और यह प्रयास सफल रहा। अंत में जिंदा नाक लगा दी गई। तो इस प्रकार से जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने विभिन्न तरह के प्रयत्न किए। पहले तो उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि ये कहाँ से लिया गया है इसका पत्थर। फिर पत्थर को ढूंढा पूरे हिंदुस्तान में, वो नहीं मिला। नेताओं की मूर्तियों में या उनके बने मूर्तियों और उनके नाक को नाप कर कोशिश की कि वो लगा दिया जाए, वो भी नहीं हुआ। फिर सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों के नाक को नापी, वो भी नहीं हुआ। फिर लास्ट में इसमें एक जिंदा व्यक्ति के नाक को लगाने का प्रयत्न किया। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से दिखाने के लिए लोग अत्याचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।